नमस्कार साथियों, मेरा नाम योगेश्वर। आप देख रहे हैं द पैराडाइज एकेडमी। तो जैसा कि पिछले वीडियो में चर्चा की थी मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, आज हम पढ़ेंगे उसके आगे फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। अब समझिए ये था कौन। पहला आप ये तो जानते हैं कि ये दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का एक शासक था। ठीक है, एक सुल्तान था। लेकिन उसके अलावा ये इसके पिता का नाम देखिए, अब यहाँ आपको पता चलेगा। पिता का नाम रज्जब। ठीक। माता का नाम बीबी नैला। ये कौन था? ये जो पिता है इसका रज्जब, ये फिरोज शाह तुगलक जो है ये इसके पिता थे। और ये था, ये जो रज्जब है ये गयासुद्दीन, गयासुद्दीन का भाई। तो ये जो फिरोज शाह तुगलक है अब मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई हो गया। ठीक है, ये चचेरा भाई। ये बीबी नैला कौन थी? राजा रमल की पुत्री। ठीक है। तो जैसे गयासुद्दीन जो तुगलक था वो मूल रूप से भारतीय था, क्योंकि उसकी माँ जो थी भारतीय जाट थी। तो वैसे ही ये फिरोज शाह तुगलक भारतीय मुस्लिम है मूल रूप से। ठीक है, क्योंकि इसकी माता जो है वो भारतीय है। ठीक है। अब आगे समझिए। जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो कि सिंध जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी, उसको बुखार आ गया था, वो मर गया था। तो जो इतिहासकार है, तत्कालीन इतिहासकार, वो लिखते हैं कि जो फिरोज शाह तुगलक है उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। लेकिन इसका कहीं लिखित प्रमाण नहीं है। तो इस बात को नहीं मानते इतिहासकार, जो आधुनिक इतिहासकार है वो इस बात को नहीं मानते कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज शाह तुगलक को अपना उत्तराधिकारी चुना था। ठीक है। तो अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये दो बार राज्यारोहण करता है। दो बार राज्यारोहण करता है। सबसे पहले मार्च 1351 में। कहा? सिंधु में। सिंधु में। ठीक है। उसके बाद उसका करता अगस्त अगस्त 1351 में। कहा? दिल्ली में। दिल्ली में। ठीक है। दो बार इसने अपना राज्यारोहण किया है। इसने दो बार अपना राज्यारोहण किया, मार्च 1351 में सिंधु में और अगस्त 1351 दिल्ली में। ठीक है। जो बर्नी है, तत्कालीन इतिहासकार बर्नी बर्नी वो लिखता है कि ये पहला सच्चा मुसलमान शासक था। ठीक है। ऐसा क्यों लिखा जाता है? कैसे? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक की जो नीतियां थी वो सहिष्णुता की नहीं थी। वो हिंदू प्रति सहिष्णु था, और जो बहुसंख्यक प्रजा थी और भी जो धर्म को मानने वाले लोग थे उन सबके प्रति सहिष्णु थी। ठीक है। लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक है वो बहुत ज्यादा कट्टर मुसलमान था। इसलिए ये जो मुस्लिम इतिहासकार है, तत्कालीन इतिहासकार, वो उसको सच्चा मुसलमान कहता है कि वो मुस्लिमों के हित की बात करता है। ठीक है। अब ये सुल्तान बना कैसे था? इसने ये राज्य किया। इस तथ्य को तो नहीं मानते हैं आधुनिक इतिहासकार की मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको चुना था। तो सत्य क्या है? सत्यता ये है कि धार्मिक नीति थी जो जिसे मोहम्मद बिन तुगलक की, उसी से समझिए। उसकी धार्मिक नीति थी, सहिष्णुता की नीति। ठीक है। तो उससे जो मुस्लिम शासक थे, जो उसके प्रशासक थे, मुस्लिम अमीर लोग थे, उलीमा वर्ग था, ठीक है, वो सब नाराज थे। तो उन सब ने गुट बना लिया था। उन सब ने गुट बनाया। उन सब गुट का प्रधान जो था वो था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। तो सीधी सी बात है, हमारी उनने जो गुट बनाया, यानी उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। कौन सी? मुस्लिम जो सैयद कानून है वो लागू नहीं हो रहे हैं, हिंदू लोगों को शामिल किया जा रहा है दरबार में, प्रशासन में, ये चीजें बर्दाश्त नहीं होती। तो संगठन का मतलब यही है कि अब इस संगठन के द्वारा हमारे हक की बात की जाएगी। तो उनका प्रधान का मतलब है कि वो उनकी हक की बात करेगा ना, तो फिरोज शाह तुगलक है।
तो फिरोज शाह तुगलक उस संगठन, जो उलेमा अमीरों मुसलमानों का जो संगठन था, उस संगठन के जरिए उसने गद्दी हासिल की और 2 बार उसने अपना राज्यारोहण किया। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे उसकी प्रारंभिक कठिनाई। ठीक है, प्रारंभिक कठिनाइयाँ। ठीक है, एकदम थोड़ी बात कर लेते हैं। प्रारंभिक कठिनाइयाँ क्या थी? प्रारंभिक कठिनाइयाँ ये थी, उसकी जो समस्या थी, प्रारंभिक समस्या ये थी कि एक जो ख्वाजा एक जहां जो था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था, उसने एक बालक को, एक अल्पवयस्क बालक को, छोटा सा बालक था, उसको गद्दी के सिंहासन पर बैठाया और उसने ये कहा कि ये मोहम्मद बिन तुगलक का लड़का है, उसका पुत्र है। लेकिन और उसका संरक्षण मिल गया, लेकिन ज्यादा समय तक ये नहीं चल सका, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मुसलमानों ने, कट्टर मुसलमान थे, अमीर थे, कुलीन लोग थे, उलेमा वर्ग था, ठीक है, उन सब ने गुट बना लिया था। तो उन सब अमीरों का, उलेमाओं का फिरोज शाह के पक्ष में होने पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए ख्वाजा जहां ने ये जो था उसको त्याग दिया और उसने दिल्ली को छोड़ दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हम उसके जो कार्य थे, सैनिक और प्रशासनिक कार्य जो थे, हम उन पर बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे उसके सैनिक अभियान। ठीक है, प्रारंभिक कठिनाई में उसके शासन में भ्रष्टाचार काफी ज्यादा था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अराजकता काफी ज्यादा बढ़ गई थी, तो असंतोष बहुत ज्यादा था, तो भ्रष्टाचार को रोकना इसकी सबसे बड़ी प्रारंभिक चुनौती थी। ठीक है, सैनिक अभियान। सैनिक अभियान, ठीक है, सैनिक अभियान सबसे पहले तो शमसुद्दीन इलियास, जो बंगाल का प्रशासक था, उसने बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर दिया, किसके? मोहम्मद बिन तुगलक के मरने के बाद। और 1300 ये 1353 में आपका जो बंगाल का अभियान था वो किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि वहां का जो शासक था, शासक नहीं प्रशासक, बंगाल का अभियान 1353 में सुल्तान ने किया। कारण कारण था कि जो वहां का प्रशासक था इलियास, उसने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया था बंगाल में। बंगाल के अलग होते ही, दिल्ली सल्तनत से अलग होते ही, सुल्तान ने तुरंत एक्शन लिया और इलियास को पराजित किया। बंगाल सेना का अभियान किया और वहां पर इलियास को पराजित किया। इलियास पराजित हुआ, और लेकिन सुल्तान की गलती रही कि उसने बंगाल को दिल्ली सल्तनत में मिलाया नहीं, वहां पर अपना जो इक़्तिदार है, जो सुबेदार है, उसको नियुक्त नहीं किया और ऐसे ही दिल्ली आ गया। कारण बताया जाता है कि जो महल था, उस महल में जो इलियास के जो राज परिवार के लोग थे, जो स्त्रियां थी, वो रुदन कर रही थी, रो रही थी बहुत ज्यादा। उनकी चीख पुकार सुन के जो था सुल्तान बहुत ज्यादा परेशान हो गया, इसलिए उसने मना कर दिया। उसने इतना कहा, किससे? अफीफ से कहा, जो इतिहासकार है, उससे कहा कि मैं किसी भी मुसलमान का कत्ल नहीं करूंगा, उसके खून से अपने हाथ नहीं रखूंगा। ठीक है, इतना उसने कहा था। तो इसके साथ ही साथ वो बंगाल को छोड़कर चला आया। अब इसके बाद इलियास का जो पुत्र है सिकंदर शाह, सिकंदर शाह, सिकंदर शाह इलियास का पुत्र था। ठीक है, और इसके पड़ोसी क्षेत्र से शिकायत आती है सुल्तान के पास। तो 1359 में सुल्तान द्वितीय अभियान करता है बंगाल में। तो द्वितीय अभियान भी असफल हो जाता है, क्योंकि सुल्तान जाता तो इससे युद्ध करने के लिए, लेकिन क्या करके आ जाते हैं? संधि करके आ जाते हैं, संधि करके आते हैं सुल्तान। सुल्तान इससे संधि करके चलाता है, तो बंगाल फिर से दिल्ली सल्तनत में नहीं आएगा। तो ये दूसरा अभियान भी असफल हो गया। लेकिन इसके बाद सुल्तान अगला अभियान
उड़ीसा के लिए करता है, कहाँ, जाजनगर। जाजनगर, जाजनगर, उड़ीसा। ठीक है, ये तात्कालिक नाम है, ये वर्तमान नाम है। ठीक है, जाजनगर। ये 1359 ईस्वी। ठीक है, 1359 में जो वहां का शासक था, एक वर्तमान इतिहासकार है, बुजले हेग, वो कहता है कि जाजनगर के लिए जो अभियान किया था मोहम्मद तुगलक ने, उसका कारण बस इतना सा था कि वहां पर हिंदू हिंदू मंदिरों को तोड़ सके, तोड़ सके, हिंदू मंदिरों को तोड़ सके। क्यों? क्योंकि जो उड़ीसा है, जाजनगर है, वहां के मंदिर उस समय काफी ज्यादा मशहूर थे कि जहाँ की मंदिर सबसे पुरानी है, सबसे प्राचीन है और सबसे मशहूर है। ठीक है, उन मंदिरों को तोड़ने के लिए इसने, और खुद को मूर्ति भंजक, खुद को मूर्ति भंजक कहलाने के लिए इसने ये सब कार्य किए थे। ठीक है, खुद को मोहम्मद जो महमूद गजनवी था उसके समान महान दिखाना चाहता था। ठीक है, तो इसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा और उड़ीसा में जो मंदिर तोड़े गए और इसके शासनकाल में जितने भी राज्य थे वहां जो मंदिर इसने तोड़े उनकी मरम्मत कराने में बैन कर दिया। मरम्मत कराने पे आपको सजा मिलेगी। ठीक है, तो इसने ये जो अभियान किया था जांच नगर का, कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ धर्म विरोधी जो अभियान होता है वो था। ठीक है, यहाँ का जो सुल्तान था वो जाकर जो तेलंगाना है वहां जाकर चुप गया था। ठीक है, अगला, नगरकोट, ये आपका पड़ता है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, जुकाम हो गया बहुत खतरनाक। तो ये अभियान किया था 1360 में। ठीक है, ज्यादातर इसके जो अभियान थे वो मंदिर को तोड़ने के लिए थे, क्योंकि ये अपने आप को महान दिखाना चाहता था। और महान दिखाने से तात्पर्य ये है कि जो इसके समर्थक जिनकी वजह से ये सुल्तान बना था वो तो खुश तभी होंगे, वो तो कट्टर मुसलमान है, वो खुश तब होंगे जब तुम उनके हिसाब से काम करोगे। ठीक है, जैसे मोदी जी करते हैं अडानी के लिए। तो ये देखिए, इसने वहां का ज्वालामुखी ज्वालामुखी मंदिर मंदिर तोड़ा। ये देखिए, इसके जो कार्य देख रहे हैं आप, कोई भी सुल्तान ऐसे कार्य नहीं करना चाहेगा, लेकिन करने का कारण ये होता है, हाँ ठीक है इसके व्यक्तिगत कुछ नियम भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं जो कार्य होते हैं ज्यादातर अमीरों और जो उलीमा वर्ग होता है उसको संतुष्ट करने के लिए होता है, क्योंकि उनकी सहमति से हम बने। अगर उन्हें अपना समर्थन वापस ले जाए तो हम सुल्तान नहीं रहेंगे, ये कारण होता है। ठीक, बहुत बड़ा कारण होता है ये नगरकोट का अभियान हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, एक चीज आप डाल लीजिए, जब बंगाली गया था 1359 ईस्वी में, तब रास्ते में इसने जौनपुर, ये आपका इलाहाबाद से आगे बढ़ता है, जौनपुर की स्थापना हुई, जौनपुर की स्थापना हुई। स्थापना कैसे की? ये स्थापना इसने की जौनपुर की अपने जो इससे पहले जो सुल्तान था, ठीक है, उसके नाम पर की थी, जौना खां, जो उसका वास्तविक नाम था। जौना खां के नाम पर इसने जौनपुर की स्थापना की। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको, ये जौनपुर आपका, अगर आप इलाहाबाद साइड जाएंगे तो इलाहाबाद साइड में पड़ता है। ठीक है, इलाहाबाद से आगे थोड़ा। ठीक है, ये आपके हो गए सैनिक अभियान। ठीक है, दो अभियान जो थे, इसके जो अभियान सबसे लंबे चले हैं, एक पहला ठट्टा 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 यानी सिंधु, सिंधु, जहां का ये खुद पहले सूबेदार या प्रशासक था। नंबर दो गुजरात। ठीक है,
गुजरात, ये 1361 ईस्वी। ठीक है, गुजरात ही पहुंचा। गुजरात के बाद सीधे थट्टा की तरफ निकल गया। ठीक है, तो ये अभियान पूरे टोटल 3 साल चला। ठीक है, दोनों राज्यों में मिलाकर था। इसमें क्या हुआ था, जो गुजरात इस अभियान किया था इसने सेना का, तो इसमें जब जो राजमहल था उसका जब घेराव किया था, तो इसकी सेना में जो घुड़सवार थे उनमें महामारी फैल गई और इसके कई सारे घुड़सवार मारे गए, कई सारे घोड़े मारे गए, कई सारे सैनिक मारे गए। ठीक है, तो इसको काफी भारी नुकसान हुआ। इतना भारी नुकसान हुआ कि इसने ये तय कर लिया कि आज तक मैं कभी युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा युद्ध रहा होगा, मतलब कितनी बड़ी महामारी रही होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसके आगे जो इसके प्रशासनिक कार्य हैं और इसके जो सार्वजनिक सुधार हैं उन पर हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए।